साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चक्रवाती तूफान अम्फान के बारे में। तो इसके संबंध में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अर्थात इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों के अनुसार चक्रवाती तूफान अम्फान जो है या बंगाल की खाड़ी का सामान्य से अधिक तापमान होने के कारण यह अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है और इसने लिया भी। अब वैज्ञानिकों के अनुसार यह कहा गया कि यह जो सुपर साइक्लोन का जो निर्माण हुआ है, तो इसके निर्माण ने बंगाल की खाड़ी का सामान्य से अधिक तापमान रहने में लॉकडाउन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब कि यह जो सुपर साइक्लोन का निर्माण हुआ है इस वजह से हुआ कि बंगाल खाड़ी का जो तापमान था वो सामान्य से अधिक हो गया और इसके पीछे जो एक रीज़न बताया गया वह लॉकडाउन बताया गया। अब लॉकडाउन ने इस पर इम्पैक्ट कैसे डाला उसको देख लेते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार कहा गया कि महासागरों के तापमान में देखी गई वृद्धि जो है यह लॉकडाउन से भी संबंधित हो सकती है। लॉकडाउन के दौरान कणकीय पदार्थों अर्थात पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन में कमी देखी गई। क्योंकि सारे इंडस्ट्रियल जो संस्थान वो बंद हैं और जो प्रदूषण है उसमें भी कमी आई है। चूँकि सब कुछ बंद है इस वजह से ये जो कणकीय पदार्थ या पार्टिकुलेट मैटर इनका उत्सर्जन नहीं हुआ है, तो जिससे कि एरोसोल की मात्रा में कमी आई। एरोसोल मतलब ये धूल के कण वगैरह जो होते हैं, तो ये इनकी कमी आई है। इसकी वजह से क्या होगी, जो सूर्य के प्रकाश, ये एरोसोल जो होते हैं या जो कणकीय पदार्थ होते हैं ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिससे इनके परावर्तन की वजह से क्या होता है कि सतह का जो तापमान होता है वो कम रहता है। तो एक प्रकार से ये एरोसोल क्या करते हैं, सतही तापमान में कमी लाने में योगदान करते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी के कारण महासागरों के तापमान में वृद्धि हुई है। चूँकि सारी प्रकाश जो है, जो सूर्य का प्रकाश था वो सीधे सतह तक पहुंच रहा था। इसके अलावा इंडो गंगेटिक मैदानों से ये जो प्रदूषक हैं या जो पार्टिकुलेट मैटर हैं या एरोसोल, ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचते हैं तथा बंगाल की खाड़ी में बादल निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तथा इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में कम बादल निर्माण तथा अधिक तापमान ने चक्रवात निर्माण को प्रभावित किया है, जिसकी वजह से यहाँ तापमान ज़्यादा हुआ है और सुपर साइक्लोन आया है। तो सुपर साइक्लोन अम्फान, जिसने भारत में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को सर्वाधिक प्रभावित किया है, यह वर्ष 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद बंगाल खाड़ी में आया सबसे तेज चक्रवात है। तो याद रखिएगा ये जो अम्फान है सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में है। तथा यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये ऐसे आक्रामक तूफान होते हैं जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। तथा यदि हम सुपर साइक्लोन की बात करें तो ऐसे तूफान जिनका निर्माण बहुत तेज़ी से होता है और जिनकी वायु की गति जो होती है वो अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान की वायु की गति से बहुत अधिक हो जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, सुपर साइक्लोन कहते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है नॉर्मल कंडीशन में वो 132 से लेकर के 119 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होती है, जबकि जो सुपर साइक्लोन होता है इसकी स्पीड जो होती है 220 किलोमीटर पर आवर तक होती है। तथा यहीं पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो निर्माण होता है इनके अनुकूल स्थितियों के बारे में, मतलब कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जिनकी वजह से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है इन स्थितियों के बारे में कि दे करके 3-4 ऑप्शन कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए कौन सी अनुकूल दशाएं होती हैं। तो इसमें बृहद समुद्री सतह का होना, समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना तथा कोरियोलिसिस बल का उपस्थित होना। इसके अलावा लंबवत पवनों अर्थात वर्टिकल पवनों की गति में अंतर का कम होना। इसके अलावा कमज़ोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण क्षेत्र का बनना। इसके अलावा समुद्री तल तंत्र का ऊपरी अपसरण, ये कुछ ऐसी कंडीशन है जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण को बढ़ावा देती हैं या उनके लिए अनुकूल स्थितियाँ पैदा करती हैं। अब बात कर लेते हैं कि चक्रवातों का जो नामकरण होता है ये कैसे होता है। क्योंकि यह जो मौजूदा चक्रवाती तूफान जिसका नाम अम्फान है, यह नाम जो है थाईलैंड के द्वारा किया गया है। तो होता यह है कि हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश, कौन कौन से 8 देश हैं ये, तो इनमें आपका बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाईलैंड है। तो ये 8 देश एक साथ मिल करके आने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं। तथा चक्रवातों के नामकरण के कारण क्या होता है कि चक्रवातों को आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि एक ही नाम होता है। अब यदि
अलग अलग देश अलग अलग नाम रखेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और इससे क्या होता है कि जब इसको पहचानना आसान होता है तो इससे बचाव अभियानों में भी मदद मिलती है तथा किसी नाम का दोहराव नहीं किया जाता। मतलब एक बार अम्फान आ गया तो दोबारा से अम्फान चक्रवात नहीं आएगा, मतलब जो दूसरा चक्रवात होगा उसका नाम कभी अम्फान नहीं रखा जाएगा। तथा ये जो नामकरण की प्रक्रिया है यह वर्ष 1900 के मध्य चक्रवाती तूफान से होने वाले खतरे के बारे में लोगों को समय रहते सतर्क करने के लिए इसके नामकरण की शुरुआत की गई थी। अब थोड़ी चर्चा हम लोग भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अर्थात इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में कर लें। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1875 में, अर्थात आज़ादी के काफ़ी पहले इसकी स्थापना हो गई थी। और यह किस मंत्रालय के तहत आता है? तो यह पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। शुरुआत में 1905 में इसका जो हेडक्वार्टर था वो शिमला में था, और उसके बाद 1928 में इसका हेडक्वार्टर पुणे हुआ, और उसके बाद इसको नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा यह जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात WMO के जो 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र हैं उनमें से एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है। अब थोड़ी चर्चा यदि WMO अर्थात विश्व मौसम विज्ञान संगठन की करें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और ये जो 23 मार्च है यही 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और जो इस बार की अर्थात 2020 की जो थीम थी, 2020 की जो थीम है याद रखिएगा, वह क्या है? जल और जलवायु परिवर्तन, या इंग्लिश में कहें तो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2020 की थीम है। तथा यहीं पे यह भी ध्यान रखिएगा कि जो विश्व जल दिवस है यह 22 मार्च को अर्थात इससे एक दिन पहले मनाया जाता है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और इस बार एक अच्छी चीज़ है जो यह महत्वपूर्ण है आपको याद रखना लायक, कि विश्व जल दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस दोनों की जो थीम है वो एक ही है, जल और जलवायु परिवर्तन अर्थात वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस बात को याद रखिएगा कि दोनों विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो कि 23 मार्च को होता है और विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को होता है, इन दोनों की थीम एक ही है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं अश्वगंधा के बारे में। तो अश्वगंधा हाल ही में चर्चा में क्यों आया? तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली अर्थात IIT दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि जापान की संस्था है, तो इनके द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार अश्वगंधा और प्रोपोलिस जो है ये कोविड-19 हेतु दवा में मददगार साबित हो सकती है। मतलब कोविड-19 से लड़ने के लिए जो दवा बनाई जाएगी उसमें ये मददगार साबित हो सकते हैं। तथा इस शोध कार्य को बायोमॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा जो शोधकर्ता हैं, तो शोधकर्ताओं ने अश्वगंधा और प्रोपोलिस आधारित यौगिकों का उपयोग जो है वो कोविड-19 के जो एंजाइम को लक्षित करने के लिए किया है। ये जो एंजाइम जिसे मेन प्रोटीज या एम्प्रो के रूप में जाना जाता है। तो होता क्या है कि वायरस के प्रतिलिपि अर्थात कॉपी के निर्माण में ये जो एंजाइम जिनका नाम मेन प्रोटीज या एम्प्रो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब इसी एंजाइम की वजह से वायरस अपनी कॉपी बना पाता है। तो शोधकर्ताओं के अनुसार बीथानेन और कैफेसिक एसिड फेनेथाइल एस्टर जो है ये एम्प्रो, ये जो एंजाइम है जिसकी वजह से वायरस प्रतिलिपि बनाता है, तो एम्प्रो की पुनरावृत्ति को रोकने में ये सक्षम है। तो यदि एम्प्रो ये जो एंजाइम है इसको यदि रोक दिया जाएगा तो वायरस अपनी कॉपी नहीं बना पाएगा और वायरस का संक्रमण जो है वो उसको रोका जा सकेगा। अब यह जो बीथानोन है, यह बीथानोन जो है अश्वगंधा से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक यौगिक है। तो इसको हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? अश्वगंधा से प्राप्त करेंगे। जबकि जो दूसरा वाला यौगिक है कैफेसिक एसिड फेनेथाइल एस्टर, यह न्यूजीलैंड प्रोपोलिस का एक सक्रिय संगठक है। अब हम इन दोनों के बारे में, अश्वगंधा और प्रोपोलिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अश्वगंधा के संबंध में। तो अश्वगंधा जिसका वैज्ञानिक नाम है विथानिया सोमनिफेरा, यह एक औषधीय जड़ी बूटी है जिसे प्रतिरक्षा अर्थात इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के कार्य में बढ़ोतरी करने के साथ ही याददाश्त में भी सुधार करता है। इसके अलावा यह स्वस्थ यौन और प्रजनन संतुलन को बढ़ावा देने हेतु प्रजनन प्रणाली में भी सुधार करता है। इसके अलावा जो अश्वगंधा होता है यह तनाव को भी दूर करने में मददगार साबित होता है। अब आगे बात कर लेते हैं प्रोपोलिस के बारे में। तो प्रोपोलिस जो है एक प्राकृतिक रॉल है
रॉल मतलब रॉल या रेजिन, तो ये क्या होता है, जैसे आपने पेड़ को देखे होंगे तो पेड़ के जो छाल होते हैं पेड़ में जो एक गोंद के जैसा लिक्विड निकलता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को रॉल या रेजिन कहा जाता है। तो यह एक प्राकृतिक रॉल का मिश्रण है जो मधुमक्खियों द्वारा पौधों या कलियों से एकत्रित किए गए पदार्थों से उत्पादित होता है। मधुमक्खियाँ मुख्य रूप से चिनार का जो वृक्ष होता है, चिनार से प्रोपोलिस एकत्रित करती हैं। जो चिनार से जो रॉल या रेजिन निकलता है उनसे प्रोपोलिस ये एकत्रित करती हैं। तथा मधुमक्खियाँ अपने छत्ते के निर्माण और मरम्मत में भी प्रोपोलिस का उपयोग करती हैं। तो जो छत्ता इनका निर्माण जो बनता है उसमें प्रोपोलिस का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं WHO के कार्यकारी बोर्ड के संबंध में या एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO के संबंध में। तो हाल ही में क्या हुआ कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड अर्थात एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है और इन्होंने जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लिया है। अब हम लोग इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको संचालित करने के लिए या इसको गवर्न करने के लिए 2 डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है विश्व स्वास्थ्य असेंबली या वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, दूसरा है कार्यकारी बोर्ड अर्थात एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो यह जो विश्व स्वास्थ्य असेंबली है या वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसमें नीतियाँ बनाई जाती हैं या नीतियों का निर्धारण किया जाता है, तथा जो कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसके द्वारा इन नीतियों को जो विश्व स्वास्थ्य असेंबली में निर्धारित की जाती है, बनाई जाती है, उनको लागू करने का कार्य जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तथा यह जो विश्व स्वास्थ्य असेंबली है इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं, मतलब जो भी WHO के सदस्य होंगे उनके एक प्रतिनिधि इस विश्व स्वास्थ्य असेंबली में शामिल होते हैं। जबकि जो कार्यकारी बोर्ड या एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है इसमें केवल 34 सदस्य होते हैं, जो ऐसे सदस्य जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े होते हैं, और इनको 34 सदस्यों को 3 वर्षों के लिए चुना जाता है। तथा जो डॉक्टर हर्षवर्धन वाजपेयी हैं, इनका भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने पोलियो उन्मूलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो कार्यकारी बोर्ड या एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, यह प्रत्येक वर्ष रोटेशनल बेस पर बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है? तो WHO जो है इसके 6 क्षेत्रीय ग्रुप्स हैं या 6 क्षेत्रीय जो है रीजनल ग्रुप्स हैं। कौन कौन सा? एक अफ्रीकी रीजन है, अमेरिकी रीजन में आपका साउथ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों आ जाएंगे, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र, यूरोपीय क्षेत्र, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। तो इन 6 क्षेत्रों में से रोटेशनल बेसिस पे एक एक प्रतिनिधि जो होता है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष चुना जाता है, तथा यह 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो इस प्रकार से जो हर्षवर्धन वाजपेयी हैं 1 वर्ष तक इस पद पर, अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। तथा जो कार्यकारी बोर्ड होती है इसकी वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक होता है। अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है, परंतु मिनिमम ये एटलीस्ट 2 बैठकें होती हैं। तो इसमें से एक बैठक जनवरी में होती है, दूसरी बैठक जो है मई में होती है। अब थोड़ा सा जो WHO है, WHO के बारे में देख लें। तो WHO इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। तो याद रखिएगा जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को, इसकी स्थापना दिवस को महत्व देने के लिए मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तथा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और यह याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। तथा इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस अथानोम हैं, जो कि इथोपिया के हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस बी के संबंध में। तो यह चर्चा में क्यों आया? तो चर्चा में इसलिए आया कि प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा या इसको सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 कहते हैं, इसका मुकाबला करने के लिए हरियाणा सरकार ने राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है किसने यह टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया। हमारे लिए महत्वपूर्ण है स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस बी के बारे में जानना। तथा यहाँ पर कुछ आंकड़ों को देखें यदि, तो H1N1 वायरस पर किए गए शोधों से ज्ञात होता है कि भारत में इस वायरस का प्रकोप जो है 1 वर्ष में मुख्यतः 2 बार दिखाई पड़ता है, एक जनवरी से मार्च के दौरान और दूसरा मानसून के पश्चात अगस्त माह से लेकर के अक्टूबर माह के दौरान। तथा WHO के वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार हेपेटाइटिस से प्रत्येक वर्ष दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3,50,000 लोगों की मौत होती है, और यह संख्या जो है वो मलेरिया और HIV द्वारा संयुक्त रूप से होने वाली मौतों से कहीं अधिक है। तो इस प्रकार से जो हेपेटाइटिस है यह काफ़ी गंभीर बीमारी है। अब हम इन दोनों स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस बी के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वाइन फ्लू के संबंध में।
तो स्वाइन फ्लू या H1N1 नामक एक फ्लू वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। तो स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? तो याद रखिएगा H1N1, चूँकि यह परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है, तो H1N1 से होता है। और यह क्या है? एक संक्रामक रोग है, अर्थात यह फैलता है। तथा H1N1 जो है एक प्रकार का संक्रामक वायरस है और इसको स्वाइन फ्लू कहा जाता है क्योंकि अतीत में यह उन्हीं लोगों को होता था जो सूअरों के सीधे संपर्क में आते थे। तथा H1N1 की जो है 3 श्रेणियां हैं। ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? A, B और C, जिसमें से AB श्रेणी, यदि A और B श्रेणी में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको घरेलू देखभाल की आवश्यकता होती है और वह ठीक हो जाता है। जबकि C श्रेणी में का यदि कोई बीमारी हुई है, मतलब H1N1 की C श्रेणी से संक्रमित है, तो उसको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने और चिकित्सा की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके लक्षण और परिणाम बेहद गंभीर होते हैं और इससे मृत्यु भी हो सकती है। तथा यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि H1N1 जो संक्रमण है या स्वाइन फ्लू जो है, यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आगे बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस बी के संबंध में। तो हेपेटाइटिस बी जो है यह भी एक वायरल संक्रमण है जो लीवर की बीमारी का कारण बन सकता है। मतलब इससे क्या है? लीवर के खराब होने का खतरा रहता है और यह वायरस जो है जन्म और प्रसव के दौरान माँ से बच्चे में फैल सकता है, चूँकि यह संक्रमण के द्वारा फैलता है। इसके अतिरिक्त यह रक्त अथवा शरीर के अन्य तरल पदार्थों जैसे कि थूक वगैरह है या कहीं चोट लगी उस घाव वगैरह से, तो तरल पदार्थों के संपर्क में आने के कारण भी यह बीमारी फैलती है। और यह जो बीमारी है हेपेटाइटिस बी, यह लीवर कैंसर का प्राथमिक कारण है, मतलब इसकी वजह से लीवर कैंसर हो सकता है। तथा इसके रोकथाम के लिए क्या किया जाता है? तो वैक्सीन द्वारा हेपेटाइटिस बी की रोकथाम की जा सकती है। मतलब इसका इलाज जो है वैक्सीन के द्वारा किया जाता है, जो कि एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय है वैक्सीनेशन करना। तथा यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2030 तक देश से हेपेटाइटिस वायरस का उन्मूलन करने के लिए WHO के साथ मिलकर के राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू किया हुआ है। तो याद रखिएगा कि पूछा जाए हेपेटाइटिस वायरस के उन्मूलन की जो लक्ष्य कब तक है? 2030 तक है। आगे बात कर लेते हैं उमंग ऐप के बारे में। तो अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि वर्तमान में यह हुआ है कि भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की पहलों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उमंग ऐप पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD अर्थात इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से संबंधित सूचनाएं भी प्रदान करनी शुरू की है। उमंग मोबाइल एप्लीकेशन पर IMD अर्थात भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 7 सेवाओं को ऑन बोर्ड किया गया है। अब इन 7 सेवाओं में कौन शामिल है? तो वर्तमान मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी देना, नाउकास्ट अर्थात कुछ जो प्रमुख नगर हैं उनसे संबंधित जो मौसम की जानकारी उनके बारे में, नगर पूर्वानुमान के बारे में, जो कुछ नगर हैं उनके बारे में कि कब वर्षा हो सकती है, इस वर्षा की सूचना देना। इसके अलावा पर्यटन पूर्वानुमान, तो जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ के मौसम की जानकारी, तथा विभिन्न प्रकार के मौसमी चेतावनी, खतरे से संबंधित जो चेतावनी उसको जारी करना, तथा चक्रवात के संबंध में चेतावनी जारी करना। अब हम लोग बात कर लेते हैं उमंग ऐप के बारे में। तो उमंग ऐप जो है यह भारतीय प्रधानमंत्री ने नागरिकों तक एक ही मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रमुख सरकारी सेवाओं को पहुंचाने के लिए वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। तो इसका उद्देश्य यही था कि अलग अलग ऐप को मोबाइल में रखने की ज़रूरत ना पड़े, सारे ऐप को एक ही जगह पर उपलब्ध कराया जा सके। तो जो उमंग ऐप है यहाँ पर आपको अधिकतर, चाहे केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, अधिकतर जो ऐप हैं एक ही जगह पे मिल जाते हैं। उमंग का जो पूर्ण नाम है या पूर्ण रूप जो है वो ये हिंदी में कहें तो नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन, और ये इंग्लिश में देखें तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, तो यह इसका पूर्ण रूप है। तथा यह जो मोबाइल ऐप है यह भारत सरकार का ऑल इन वन सिंगल, अर्थात एक ही से सारे कार्य हो सकते हैं, तो ऑल इन वन सिंगल एकीकृत इंटीग्रेटेड सुरक्षित मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म बहुभाषी मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न संगठनों की, मतलब उनके जो विभिन्न विभाग हैं या जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं की सुविधाएं इसी एक ऐप पे उपलब्ध करा देता है। वर्तमान में इस ऐप के माध्यम से केंद्र सरकार के 127 विभागों एवं 25 राज्यों की लगभग 600 सेवाएं और लगभग 180 उपयोगी बिल भुगतान सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। जहां इनके लिए अलग अलग ऐप की बनाने होते, अलग अलग ऐप आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वहीं पर आप एक उमंग ऐप इंस्टॉल करके इन सारे ऐपों की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तथा
नागरिक उमंग ऐप के माध्यम से जो भी नागरिक हैं सिटीजन वो उमंग ऐप के माध्यम से अपने डिजी लॉकर तक पहुंच सकते हैं और रैपिड असेसमेंट सिस्टम के माध्यम से किसी भी सेवा का लाभ उठाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उन्हीं सेवाओं का लाभ उठाने वो जो उमंग ऐप के साथ एकीकृत किए गए हैं। आगे चलते हैं, रीस्टार्ट के बारे में बात करेंगे। रीस्टार्ट क्या है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के अर्थात आंध्र प्रदेश राज्य के जो MSME सेक्टर है इसको सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत होगा तो क्या? इसके अंतर्गत MSME सेक्टर के पुनरुद्धार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 1100 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है तथा MSME सेक्टर की फर्मों को कम ब्याज दरों पर इनपुट पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष भी बनाया जाएगा तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार ने MSME से खरीदे जाने वाले लगभग 360 उत्पादों की या प्रोडक्ट की पहचान की है जिनकी सरकारी खरीद पर 45 दिनों के अंदर पैसों का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुल खरीद में से लगभग 25% जो है वो सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से तथा 4% SC/ST सामुदायिक उद्यमों से और 3% महिला उद्यमियों से खरीदा जाएगा। तो याद रखिएगा, रीस्टार्ट किससे संबंधित है? MSME से। और किस राज्य से संबंधित? आंध्र प्रदेश से। आगे बात कर लेते हैं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के संबंध में। तो चर्चा में क्यों आया? तो चर्चा में इसलिए आया कि हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के शिक्षा व कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ाशमा की विधानसभा सदस्यता व उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया है। आरोप क्या था कि भूपेंद्र सिंह चुड़माशा जो कि गुजरात की धौलका विधानसभा से अपने प्रतिद्वंदी से मात्र 327 मतों से विजयी हुए थे। तो इनके प्रतिद्वंदी अश्विन राठौड़ ने गुजरात हाईकोर्ट में चुड़ाशमा के निर्वाचन को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि तत्कालीन रिटर्निंग अधिकारी ने अवैध तरीके से 429 जो पोस्टल बैलेट थे उनको निरस्त कर दिया था, जिससे चुनाव का परिणाम जो है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। तो सारे मामले को देखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने चुड़ाशमा का जो निर्वाचन है वो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 100 के भाग 1 के घ के 4 के तहत शून्य कर दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के संबंध में। तो चुनावों का वास्तविक आयोजन कराने संबंधी सभी मामले जो हैं वो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 या पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के प्रावधानों के तहत आते हैं और इस कानून की धारा 169 के तहत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार ने निर्वाचक पंजीकरण नियम 1961 बनाया हुआ है और इस कानून और नियमों में सभी चरणों में चुनाव आयोजित कराने, चुनाव कराने की सूचना के मुद्दे, नामांकन पत्र दाखिल करने, नामांकन पत्रों की जांच, उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेना तथा चुनाव कराना, मतगणना और घोषित परिणाम के आधार पर सदनों के गठन के लिए विस्तृत प्रावधान किए जाने के उपबंध इसमें किए गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं पोस्टल बैलेट के बारे में कि पोस्टल बैलेट क्या होता है। तो पोस्टल बैलेट से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति किसी निर्दिष्ट सेवा में कार्यरत होने के कारण, मतलब यदि कोई पुलिस वाला है उसकी ड्यूटी कहीं और है, जहाँ पे उसका निर्वाचन क्षेत्र उसके कहीं और है, तो ऐसे जो व्यक्ति जो निर्दिष्ट सेवा की वजह से कहीं और कार्यरत हैं अथवा दिव्यांग या वरिष्ठ नागरिक में जो 80 वर्ष से ऊपर के हैं तो होने के कारण मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं, तो उन लोगों को डाक पत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा देना ही क्या कहलाता है? पोस्टल बैलेट कहलाता है। और यहीं पर एक चीज़ और याद रखिएगा स्वीप कार्यक्रम के संबंध में, तो जिसका पूरा नाम है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो यह मतदाता जागरूकता तथा मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2009 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।